आज हम कक्षा पंचमी में अभ्यास प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। तो चलो बिना रुके शुरू करते हैं वीडियो को। अभ्यास 1.2। कल हमने 1.1 के महत्वपूर्ण सवालों को समझा था और आज हम 1.2 के महत्वपूर्ण सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 के निकटतम निकटन लिखिए। देखो 10 के निकटतम यानी क्या, वो संख्या जिसका आधार 10 होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि यदि 1 से 10 तक कोई अंक है, उसमें से यदि मैंने 4 बोला तो वो इधर आएगी, 1 के समथिंग आएगी। और यदि मैंने 6 बोला तो वो किसके निकट में आएगी, 10 के निकट। उसी प्रकार 11 भी किसके निकटतम में आएंगे अंक, 10 के। 12 भी, 13 भी, 14 भी और 15 भी, लेकिन 16 इसके अधिक हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हम पहली संख्या को लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 784। अब 784 किसके निकट होनी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न में देखो 10 के निकटतम में लिखना है ना। तो 784 यदि यहाँ पे वो ये पूछ ले 100 के निकटतम, तो 784 किसके निकट आएगा, फिर ये आ जाएगा किसके, 800 के निकटतम आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 के निकटतम लिखना है, यानी 2 अंकों को लेना है। तो 84 किसके निकट आएंगे, तो ये 80 के निकटतम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, हल ये 7, 8 और 0। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 84 किसके निकट है, 80। और हमें 10 अंक मतलब 10 के निकटतम ही लेना है। तो यानी पीछे के इकाई और दहाई के अंक का आधार कितना होना चाहिए, 10 के। तो उसके हिसाब से इसके उत्तर कितना आएंगे, 780। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 1273। तो 1273 में जो 73 है ये किसके निकटतम है, तो ये किसके निकटतम है, ये 70 के निकटतम। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 12 3 ए। इसमें हमको इधर जाना ही नहीं। यहाँ जितनी यदि 10 के निकटतम बोले, यदि 100 के निकटतम बोले, 1000 के निकटतम बोले, तो इस हिसाब से हमको संख्या को समझना है ना। अब यहाँ पे दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,808। तो इसमें 10 के निकटतम कौन सी संख्या आएगी, तो 10 के निकटतम कौन सी संख्या आएगी इसमें, यहाँ पे लिखेंगे हम 108। अब 08, इसमें 2 हम प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे अपने अंक टोटल, 10। तो ये 10,808 किस 10,000 में जो 8 है वो किसके निकटतम रहेंगे, 08 10 के निकटतम रहेंगे। ठीक है। चलो अगला 2569। इसमें किसके निकटतम है, 2569। ये 25 तो हम सेम लिख देंगे, है ना। 10 के निकटतम तो 69 के बाद में क्या आता है, 70। तो हम 70 लिख देंगे। ठीक है ना। तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको प्रश्न समझना है, उत्तर हल करना है। ठीक है ना। अब इस वाले प्रश्न में 10 के निकटतम दी, और अगले सवाल में हम क्या करते हैं, 100 के निकटतम निकटन लिखिए। अब हमको क्या करना है, 100 के निकटतम लिखना है ना। यहाँ पे दहाई तक ही अंक लेना था, क्योंकि 10 के निकट यानी इकाई दहाई होता है, और 100 के निकटतम इकाई दहाई सैकड़ा तक आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले संख्या उतार लेंगे, 1995। ठीक है ना। अब मुझे बता 1995 में जो 1995 है, तो ये किसके निकटतम आ रहे हैं, बताओ 19। तो ये आ रहे हैं किसके, यदि ये यहाँ पे 1500 से कम होते तो 1000 के निकटतम आते, लेकिन ये 1500 से अधिक है, तो इसलिए ये किसके निकटतम आएंगे, 2000 के निकटतम आएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2000। अब यहाँ पे कितने हैं, 9054, है ना। 9054 ये किसके निकटतम है, तो ये आएंगे किसके, 9100 के निकटतम आएंगे। क्यों, क्योंकि 50 के बाद 51, 52 और 53 होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 50 के बाद कितने होते हैं, 51, 52 और 53 होते हैं, है ना। 51, 52, 53। तो ये किसके निकट, 50 यदि 50 होता है यहाँ पे, तो ये किसके निकटतम आ जाता, 900 के। लेकिन यहाँ पे क्या है, 54 अधिक है, तो ये किसके निकटतम आएगा,
100 के, तो उत्तर कितने हो जाएंगे अपने 9100, ठीक है ना। तो वो हम आंसर लिख देंगे। उसके बाद 3198, इसमें ये किसके निकटतम है, 100 के निकटतम वाला अंक देख रहा अपने ना। तो 3198 किसके निकटतम आएंगे, 198। तो 198 में हम जानते हैं 198 के 2 यदि प्लस करते हैं कितने आएंगे, 200 हो जाएंगे। तो हमको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, 3 तो सेम लिखेंगे और 200 डाल लेंगे, तो 3200 हमारे उत्तर आ जाएगा। यानी से बराबर कितना आ जाएगा 3200। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1995 किसके निकटतम है, 2000 के निकटतम है। और 9054 किसके निकटतम है, 91 से, मतलब 9100 के निकटतम है। और 3198 किसके निकटतम है, 3200 के निकटतम है। और दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया, 100 के निकटतम वाले अंक लिए हैं, है ना, जिसका आधार हमको कितना माना है 100, और यहाँ पे कितना माना था हमने 10, ठीक है ना। चलो अब तीसरा प्रश्न अपन हल करते हैं। 1000 के निकटन लिखिए। अब इसमें क्या करना है, 1000 के निकटन लिखना है। तो प्रश्न क्या है, 3401 है ना, 3401 ये किसके निकटतम है। यदि यहाँ 3500 होता तो भी ये 3000 के निकटतम आएगा। यदि 3600 होता तो ये किसके निकटतम आता, 4000 के निकटतम, है ना। तो लेकिन ये 3400 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बिना दिमाग लगाए हुए 3000 लिख देंगे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 11400 है ना, 11400 किसके निकटतम है। यदि अपन 400 हटा दे तो 11000 आ जाएंगे, सीधी सी बात। यदि 500 होता तो भी 1100 आता है, लेकिन यदि 11600 होते तो फिर इसमें कुछ मामला नहीं, सॉरी 11500 होते तो भी इसमें वही आता है, लेकिन यहाँ पे कितने 11400 है, तो 11400 का कितना होगा अपना 1100, कितना 11000 आ जाएगा। क्योंकि 11000 में हमने 400 जोड़े हैं, 500 जोड़ते हैं तो भी, तो फिर वो किसके समथिंग आ जाता, 500 से अधिक रहता तो फिर 12000 में इसका आधार आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 400 ही है, 500 होता तो भी 11000 आएगा, यदि 600 होता तो फिर वो 12000 में आता, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, इसमें 80499 है ना, 80499, तो ये किसके समथिंग है, 80000 में कितने प्लस है इसमें 499, तो सीधी सी बात, यदि 500 भी होते तो भी वो इसका आधार कितना आता, 80000 ही आता। यदि यहाँ पे 499 की जगह यदि 699 होते, 597 होते, तो यहाँ पे फिर इसका आधार कितना हो जाता, 90000 हो जाता है ना। चलो तो इसका हम राइट आंसर लिख लेते कितने, 80000, क्योंकि मात्र 80000 में 499 ही ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है ये, बस इनको अपने को समझना पड़ता है ना। 12096 में सीधी सी बात, 12096 का आधार क्या है, 12000 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मात्र कितने अधिक है 12096 में, ये 96 में 96, यानी कि 12096 में कितने कितने अधिक है, ये 96 अधिक है। यदि 12000, यदि यहाँ पे 12499 होते तो भी वही आता, यदि यहाँ पे 12500 होते तो भी वो यही आता, यदि यहाँ पे 12600 होते तो फिर यहाँ का आधार क्या हो जाता, फिर इसमें फिर संख्या में कुछ गड़बड़, मतलब फिर 13000 के समथिंग इसका आधार आता, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इसको आंसर लिख देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संख्या 245 का 10 के निकटतम मान 250 है। उन सभी क्रमागत संख्याओं को लिखिए जिनका निकटतम मान 250 है। मतलब क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं आप जानते हो, क्रमागत संख्या यदि हमको जानकर निकालना है, यदि कोई भी संख्या दी हुई हो तो हम उसके साथ में एक हमेशा जोड़ देंगे। चलो अब इसको हल करते हैं। तो हल, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का अर्थ क्या होता है,
अर्थ है दी गई संख्या में एक जोड़कर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना। ये क्रमांक संख्या का फार्मूला है। यदि मान लीजिए 5, यहाँ पे क्रमांक संख्या दे रखी है 15 और आगे लिख दिया कि इसके निकटतम 10 संख्या लिखी है जिसका आधार कितना हो 20 हो, तो ये कहाँ तक जाएगी 225 तक जाएगी, सॉरी 25 तक जाएगी, है ना। तो ये तो हमने लिख दिया। तो अतः 245 की अगली क्रमागत संख्या है 245 तो है, सही है ना। 245 प्लस 1 246। इस प्रकार हमको कितने संख्या निकालना है 10 संख्या। तो हम लिखेंगे 246, एक प्लस करते जाएंगे, 247 में फिर एक प्लस कर देंगे, 248, फिर 249, फिर 251, फिर 252, 253 और 254। क्योंकि हमको 10 संख्या तक ही याद करना था, तो हमारी 10 संख्या होगी। देखो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखो 246, एक तो 45 तो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। और इस प्रकार लास्ट संख्या कौन सी रहेगी अपनी 254 के बाद फिर वो 255 आ जाएगी। ठीक है ना, 255। ठीक है ना। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, ये 10 क्रमांक संख्या हो जाएगी। नहीं देखो 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 तक ही रहेगी, है ना। क्योंकि हमने एक यहाँ पे एक अंक वो 50 को हमने वो आधार माना, वो नहीं लिखा, तो अपन यहाँ लिख देते 50। ये 250, ठीक है ना। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। चलो एक बार उसको समझ लेते हैं। क्रमांक संख्या का अर्थ दी गई संख्या में एक जोड़कर आगे बढ़ते जाना। 245 की अगली क्रमांक संख्या कितनी हो, एक तो 245 हमें इसमें एक प्लस करते जाएंगे। 245 1, 46 2, 47 3, 48 4, 49 5 और 250, जिसको हमने क्या माना है, इसका निकटतम मान माना है। तो इसको ये, क्योंकि मान तो भले हो लेकिन काउंट में तो ये भी आएगी, है ना। तो ये कितने हो जाएगी 6 के बाद फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। तो इस प्रकार हमारे ये सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलो इस प्रकार हमारी विविध प्रश्नावली 1.2 हल होती है। अब हम अभ्यास 1.3 को हल करते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखी संख्या में उचित अल्प विराम लगाइए और पढ़िए। यानी हमको क्या करना है, इन संख्याओं में अल्प विराम भी लगाना है और पढ़ने के लिए हम इनको क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे। इससे हमको पढ़ने में भी सुविधा होगी और हम शब्दों में भी इसका अंग आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम इसको अल्प विराम, और हम जानते हैं कि यदि हम कोई भी संख्या अल्प विराम में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में दाहिने तक तो क्या करते हैं अपन, चलो लिखते हैं बराबर 32, कुछ भी नहीं करना। हमको बताया कि दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में अल्प विराम आता है। तो यहाँ देख लेते इकाई, दहाई, सैकड़ा,
यहाँ पे अपन अल्पविराम लगा देंगे, फिर 8, 9 और 4 लिख देंगे। ठीक है, दहाई इतनी आपको इकाई दहाई सैकड़ा में भी पड़ा हुआ, दहाई तक दहाई के बाद में अल्पविराम लगता है, फिर दो संख्या में लगता है, ये तो अपने सबको पता है। तो ये अल्पविराम लगाने की टेक्निक है ना। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो यदि अपने को पढ़ना नहीं आता तो हम इसको शब्दों में भी लिखते हैं। तो शब्दों हम कैसे लिखेंगे, देखना इधर, 894, कितने हैं, 94, ठीक है ना। यदि किसी भी संख्या के बाद में अल्पविराम लगा तो उस संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। 32,894, इसको 32,000 पढ़ लिया अपन ने और इसको 894 पढ़ लिए। ये गणित के टेक्निक है पढ़ने की, है ना। तो इस प्रकार हमारे आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न हम करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख 3,000 15, ये कितने हैं, 10 लाख 3,000 15, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे, है ना। तो अपन अपने को पता है, तो दो अंक में लगाना, तो पहले 10 लिख दिया, बाईं तरफ से 2 अंक में लगाना है, और याद रहे लास्ट टाइम 3 अंक बाद लगाना है। तो एक तो यहाँ लग जाएगा, एक फिर यहाँ लग जाएगा, और 0 15 छूट जाएंगे। 10 लिखा, फिर 0 3 लिखा, फिर अल्प विराम लगाया, फिर 0 1 और 15, ठीक है ना। तो अब ये पता है कि अल्प विराम की संख्या का एक साथ पढ़ा जाए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 लाख 3,015, 10 लाख 3,015। चलो इसको हम शब्दों में लिखते हैं। 10 लाख 3,000 3,015, ठीक है। चलो अगला सवाल अपन करते हैं। इसमें दे रखा है 53,04,025, 53,04,025। इसको हम अल्पविराम लगाएंगे पहले, तो 53,04,000 और 0,25, ठीक है ना। ये अल्पविराम लगाने आप समझ रहे हैं, इकाई की तरफ से सैकड़ा के बाद में लगता है और फिर दो अंक के बाद में लगता जाता है, और जिस पे अल्पविराम लगता है वो अंक को अपने को एक साथ बोलना है ना। तो 53, तो हम लिखेंगे 53 लाख 4,000 4,025, ये अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अपना अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है 80,80,018, 80,80,018, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 80 लाख लिख देंगे, फिर अल्पविराम लगा देंगे, फिर 80,000 लिख देंगे, 80 लिख देंगे, है ना, फिर अल्पविराम लगा देंगे, फिर 0 1 और 8, ठीक है ना। तो 80,80,018, ठीक है ना, ऐसे इसको पढ़ेंगे। चलो शब्द में लिखते हैं इसको, अस्सी लाख 80,000 18, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा,
ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में अल्प विराम लगाते हुए लिखिए। मतलब शब्दों में संख्या लिखी हुई और हमको क्या करना है, इनको अब अंकों में लिखना। और यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में क्या किया, अंकों में दे रखी थी, इनको हमने शब्दों में भी लिखा और अल्प विराम लगाया। और लेकिन यहाँ पे क्या करना, शब्दों में लिखी और अपने को अंकों में लिखना और अल्प विराम लगाना है ना। ठीक है। चलो तो पहली संख्या यहाँ पे 1,45,618। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमको, एक लिखा, ठीक, अल्प विराम लगाया, 1,00,000, फिर 45,000। तो हम क्या करेंगे, 45,000 लिख देंगे, फिर अल्प विराम लगा देंगे, फिर 618, 618। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो हमने कैसे लिखा, 1,00,000, तो हमने पढ़ा तो डायरेक्ट पढ़ने में आ रहा है 1,00,000, तो एक लिख लिया 1,00,000 का। ठीक है। यदि यहाँ 10,00,000 होता तो हम 10 लिखते और अल्प विराम लगा, लेकिन 1,00,000 यानी 1,00,000 यानी क्या, एक अंक के बाद अपने को अल्प विराम लगाना है। ठीक है। इसके बाद फिर 45,000, हमने 45 लिख दिया और अल्प विराम लगाया, क्योंकि 45,000 एक साथ में है ना। जो अंक एक साथ में आते हैं उसके बाद ही अल्प विराम लगता है ना। 618, तो हम सब जानते हैं 618 एक साथ पढ़ने में, इससे पहले दहाई के बाद में हमेशा अल्प विराम लगता है। ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे और इसके पार्ट में विभिन्न उदाहरण को ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगला प्रश्न, 36,14,451, 36,14,451। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, 36 लिखा, हल जरूर लिखना है ना, गणित की पद्धति के हिसाब से करेंगे हम। 36 लिखा, ठीक, फिर अल्प विराम लगाया, 14,000, तो हम 14 लिख देंगे। ठीक है। फिर अल्प विराम लगा देंगे, 451, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और 51 लिख देंगे। यदि आपको इकाई से लेके तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये पद्धति यदि पूरी अच्छी तरीके से याद है तो इन सवालों को हल करने में आपको आसानी सुविधा होगी, क्योंकि उस पद्धति के आधार पर आप ये जान पाओगे कि मतलब 1,00,000 में कितने अंक लिखे जाते हैं, 10,00,000 में कितने अंक लिखे जाते हैं, 10,000 में कितने अंक लिखे जाते हैं, है ना। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है और उनका एक ही फंडा है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और तो कोई दूसरा तरीका अपने पास है ही नहीं। ठीक है ना। तो हम यहाँ इसका उत्तर, ये अपना उत्तर हो जाएंगे। ठीक है ना। 36,14,451, इन शब्दों के अंकों को हम जब हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं या कहीं पे भी अपन बैंक वगैरह में विड्रॉल भरने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें शब्दों में अंक लिखना पड़ता है ना। तो पंचमी तक के भैया बहनों को ज़्यादा नहीं तो 100 तक के शब्दों में गिनती आनी चाहिए इन सवालों को हल करने के लिए एवं एक अपना बेसिक मजबूत करने के लिए। ठीक है ना। चलो हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए, इनके बीच में वी खुला मुँह का है ना, वी अथवा में से सही चिन्ह लगाइए, बराबर में से चिन्ह लगाइए। यदि संख्या बराबर हो तो हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, कहाँ पे, यहाँ पे अपन 5 लिख देते हैं, 5 बराबर 5, तो ये बराबर है ना, इसकी तुलना बराबर हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं। और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि 5 के इधर हमने 4 लिख दी है ना, तो जिससे कोई संख्या बड़ी हो, क्या करेंगे, यदि किसी कोई संख्या बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, जो उसका मुँह हम बड़ा कर देंगे। ये 5, 4 से 5 बड़ा है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे यदि 6 हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 से 6 बड़ा है तो इसका मुँह थोड़ा बड़ा कर देंगे, उस 5 को बंद कर देंगे। ये इसका संकेत है ना तुलना करने में। ठीक है। अब यहाँ पे पहला अंक क्या है, 46,431 है ना, 46,431 और 44,361। तो इसमें तुलना करना कौन सी संख्या बड़ी है ना। तो ये जो मुंह है, ये जो बंद वाला है, ये किसका संकेत, ये इससे छोटी है ना, किससे, ये जिसका मुंह खुला है, ये यानी ये किस चीज़ को प्रतीत कर रहा है कि इससे बड़ी है ना। तो 46,431 में 44 तो कौन से बड़ा, हम आपको ऐसे पता चल जाएगा। 46 44 से बड़ा होता है तो इसका मुँह बड़ा रखना है, ये मुँह बड़ा रख दिया, इसका मुँह बंद कर दिया। ठीक है। अब 82,145 में 84,361 में, तो इसमें कौन सी बड़ी दिख रही है आपको, ये, तो हम क्या करेंगे, 82 का मुँह बंद कर देंगे और ये छोटे का प्रतीक और ये बड़ी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक
एग्जाम्पल के मैंने एक संख्या ऐड की है ना, ये आपके बुक में नहीं लेकिन मैंने ऐड कर ताकि आपको समझने के लिए ना। 6 से 9 कौन सी बड़ी है? ये। तो जो बड़ी है उसकी तरफ उसका मुंह खुला रखेंगे और जो छोटी उसका मुंह बंद कर देंगे, है ना, एरो के द्वारा। 52,085 में 52,185 में से कौन बड़ी है इसमें से? 52,085 में से 52,185। तो यहाँ पे 52,085 छोटी है, तो ये हमने इसका मुंह बंद किया ये, और इसका खुला रहने इससे बड़ी है। ठीक है, अगले संख्या 6,74,312 में 7,64,312, इसमें से कौन सी बड़ी है? तो 6,74,312, ये तो वैसे भी यहाँ 7 तो एक वैसे बड़ी दिख रही है ना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम चिन्ह लगा देंगे ना। ये किसका संकेत है? ये बड़ी, ये वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसका मुंह खुला होना चाहिए, और जो छोटी होती है उसका ये प्रतीक दर्शाता है ना, और ये इसका प्रतीक, और बराबर यानी सेम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे हल कर लिए है ना, और 1-2 प्रश्न और बचे उसको भी हम हल कर लेते हैं। प्रश्न है 4, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? समझ में आ रहा है? ग्रेसी ने को क्या चाहिए? एक जाल खरीदना था, है ना, तो उसने जाल खरीदने के लिए कितने पैसे लिए? तो ग्रेसी ने लिखेंगे हर बराबर ग्रेसी ने कर्ज लिया, ये तो केवल प्रश्न में होता है ना, कर्ज लिया कितना? कर्ज लिया कितना? 4,000। तो बराबर हम 4,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है ना, फिर आगे क्या पूछा उसने? उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। मतलब कितने रुपये? हर महीने उसने 345 रुपये क्या वापस की, जमा किए, है ना, जमा किए है ना। तो 1 साल तक वापस की। कितने साल तक वापस की उसने? 345 रुपये 12 महीने, क्योंकि 1 साल में कितने, 1 साल यानी क्या? 1 साल बराबर कितने? 12 महीने होते हैं। ठीक है ना, ये मैं बड़े तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बड़े सवाल आ जाए तो आपका आसानी से इसको कर सके, है ना। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। हर महीने उसने कितने पैसे जमा किए? 345 रुपये। और कर्ज कितना लिया था उसने? 4,000 रुपये। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, है ना। हर महीने देते वो कितने? 345। ठीक है ना। 1 साल में मतलब वो 1 साल में वापस कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 345 में हम 12 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यदि आपको गुणा करना नहीं आता तो चलो अपन समझ लेते हैं। 345 में 12, 12 पंजे 60 की, शून्य हासिल 6, 12 चौक कितने होते हैं? 36, 12 चौक 12, 12 12 24 32 36, 12 चौक 48, 48 और 6 कितने होते हैं? 54, 54 के 4 हासिल 5, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 5 कितने होते हैं? 41, है ना। आपको पाँचों के भैया बहनों को ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, तब हम अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई, भाग, जोड़ घटाव अच्छे से कर पाएंगे। तो कितने पैसे देगी वो, यानी कि वो बैंक को कितने पैसे वापस करेगी? 4140 रुपये बैंक को वो लौटाए। कितने रुपये लौटाए उसने?
बैंक को लौटाए। ठीक है ना, हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इतनी माथा बच्ची करी है ना, इससे आपको सुविधा हो। चलो लास्ट सवाल बचा है। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। झांसी और उसकी बहन ने कितने रुपए का कर्ज लिया बैंक से? 21,000 रुपये का। क्या खरीदने के लिए? लट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। कितने? 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? हमने इस प्रश्न में उनको क्या करना था, हर महीने वो पैसे जमा कर रहे थे, तो एक साल में कितने जमा किए ब्याज सहित, है ना। और इसमें क्या है, एक साल में टोटल उन्होंने जमा कर दिए, तो हर महीने का निकालना, इसमें एक साल का निकालना था और इसमें अपने को हर महीने का निकालना है ना, हर महीने के हिसाब से कितने पैसे वो लौटाएगी। ठीक है, तो हम हल इसमें दिया है झांसी, ध्यान से समझना है ना, यदि आपने ध्यान से समझे तो कभी नहीं भूलोगे। झांसी और उसकी बहन, झांसी और उसकी बहन ने कितने पैसे लौटाए? 23,520 रुपये वापस किए, है ना। ये अपने प्रश्न में से लिखा है ना, किए। तो उन्होंने हर महीने कितने पैसे लौटाए, है ना। तो हम जानते हैं कि हर महीने ने, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो फिर एक साल में 12 महीने होते हैं। और हमको एक महीने का मतलब हर महीने कितने लौटाएगी, है ना। तो टोटल उसने कितने लौटाए? 23,520। ठीक है, 23,520 में अपन एक हर महीने का निकालना, हम क्या करेंगे, 12 का इसमें भाग लगा देंगे, है ना। तो यदि हमको डायरेक्ट काटना आता है तो अच्छी बात है ना। चलो हम डायरेक्ट काट लेते हैं ना, फिर आपको छोटे तरीके से बता दूंगा। तो 12 एकम 12, कितने बचे? 8 और 3 कितने हो गए, सॉरी 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे कितने हो गए? 105। तो 92, 96, तो यहाँ पे कितने 9 बचेंगे, है ना। तो 12 72, यहाँ पे 0, तो 23,520। ठीक है ना। तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 1960। चलो अपन इसको एक तरीके से और बता देते हैं ना, क्योंकि अपने को समझना है ना, अपने को समझना है। 23,520 में यदि अपने को 12 का नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, 6 का देंगे, है ना। 6 दूना 12, 6 कम 6 6 12, 6 18, क्योंकि 24 ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ कितने बचे? 5, है ना। तो 5, तो 6 नम 54, 6 नम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 54, क्योंकि यहाँ 5 बचेंगे, एक बच तो यहाँ पे यहाँ एक यहाँ लिख देंगे, है ना। तो 12 हो जाएंगे। तो 6 दूना कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6 दूना 1 सेकंड, देखो फिर यहाँ कितने बचेंगे? तो 6 दूना 12, फिर ये शून्य शून्य आ जाएगी ना। फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 19 हो जाएंगे। 2 नम 18, 1 बचा, यहाँ 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12, फिर 0। तो बराबर कितने आ गया हमारा उत्तर? 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं आ रहा समझ में, एक बार और समझते इसको। चलो आप जिस तरीके से समझ इस तरीके से, चलो आप इस तरीके से बता देते हैं ना।
23 5 120 में भागित 12, 12 एकम 12, ठीक। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, शून्य के शून्य ऊपर से उतारे 5, 12 एकम सॉरी 1 बचे, ऊपर से कितने उतारेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 115 है ना, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे तो 1, तो 11। तो 12 में 11 छोटी है तो इसलिए हम एक अंक उतारें, यहाँ पे 115 हो जाएंगे। तो 12 में कितने होते हैं, 108, ठीक है। तो 5 में से 8 नहीं जाता, इधर मानेंगे तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, कितने, 15, और यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है ना। तो 7 ऊपर से कितने उतारे, 0, है ना। तो यहाँ पे कितने आएंगे अब, 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे ना, हाँ। तो 12 12 5 24 32, सॉरी ऊपर से कितने उतारेंगे, 2 उतारेंगे ना। 12 12 5 24 32 36 12 48 12 5 60 5 6 72, 72 के नीचे हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 72 के नीचे 72 कटा देंगे 0, ऊपर से 0 यहाँ लिख देंगे। तो 1960 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। एक बार इसको समझा देते हैं। 12 से हम डायरेक्ट किससे काटे इसमें, 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12 है ना, 23, क्योंकि 12 तो 24 होते हैं, जब हमको बराबर संख्या चाहिए तो हम एक बार देंगे। तो 12 एकम 12, तो यहाँ कितने बचेंगे अपने, कितने बचेंगे, 12, तो 8 तो वो बचेंगे, और 3 ये 11, तो यहाँ पे 115 हो जाएंगे। तो 12 नंबर 108, और बाहर दें 100 भी ज़्यादा होता है 115 से, तो हम 12 नंबर 108 लिख देंगे, है ना। 108, उसके बाद में कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 12 6 72, और पूरा चला जाएगा, फिर 0 की 0 लिख देंगे, ठीक। चलो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 6 का दिया है ना, तो 6 दून 12, इसको नीचे 12 को 2 बार काट दिया तो 12, मतलब 6 दून 12 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 6 दून 12, और 6 12 6 18, 6 24 ज़्यादा हो, 6 18, तो यहाँ कितने 5 बचे, है ना। 6 नंबर 54, ठीक है, 1 बचा। 6 दून 12, फिर 0 0, फिर 2 बचे। यहाँ पर संख्या जब तक नीचे 1 नहीं आया तब तक आपको काटते जाना है ना। तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, क्यों, फिर यहाँ पे 19 हो जाएंगे, 2 नंबर 18, 1 2 6 12, फिर 0। इस प्रकार 1960 हमारा उत्तर आ जाएंगे। इसमें भी हमने यही किया है ना। 12 एकम 12, क्योंकि 24 ज़्यादा होते हैं, 12 उतारे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे, फिर यहाँ पे 115 हो जाएंगे। तो 12 में 108 होते हैं, 100 भी ज़्यादा होते हैं, 108 लिख देंगे, फिर कम करेंगे तो 7 हो जाएंगे, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे तो 72 हो जाएंगे। तो फिर 12 6 72 होते हैं, तो हम 6 में 12 72 6 बार में कट जाए चला जाएगा, और फिर 0 की 0 हम लिख देंगे। इस पर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे भैया बहनों, आज बार बार नोटिफिकेशन के कारण वीडियो शेयर ना होने की वजह से बार बार मेरे को वीडियो देखना पड़ा, इसलिए कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन हुआ एवं कहीं कहीं अधिक रुकावट हुई है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अधिक नोटिफिकेशन के कारण एवं हैंग की समस्या के कारण हम इसको सही तरीके से आपको कुछ वीडियो की कुछ यदि त्रुटियाँ हुई, कल की वीडियो में भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कल पानी गिर रहा था, इसकी वजह से हम सही तरीके से आप आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। आज हमने कुछ सेट किया है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन के कारण बार बार इसकी सेटिंग में मुझे बंद चालू करना पड़ा। इसलिए वैसे तो हर सवाल को व्यवस्थित समझा, लेकिन कहीं अधिक समय तक रुका है तो आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। हर चीज़ मैंने 2 से 3 बार मैंने रिपीट की है। इस प्रकार आज कक्षा 5वीं का लेसन पार्ट 1 गणित विषय चैप्टर पूरा होता है। अब अपन कल पार्ट 2 में जो भी है वो सारे मोटे मोटे तौर पे जो भी एक ही प्रकार के सवाल है वो सभी हम दो रूप में, मतलब शॉर्टकट में समझाते जाएंगे, क्योंकि यदि तरीका एक ही रहेगा तो आप कितने भी सवाल कर पाएंगे। यदि जितने तरीके के सवाल है उतने तरीके के हर प्रश्नावली के हर सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होना पड़े। चलो, धन्यवाद। जय श्री राम।